चलें बढ़ते हैं अपने इस लेसन की तरफ जिसका टॉपिक है रिमूविंग नॉइज़। यानी कि हम अपने रेंडर में मौजूद तमाम नॉइज़ को क्लीन करते हैं और निकालते हैं एक फाइनल रेंडर। ठीक है। अच्छा, नॉइज़ कई किस्म की होती हैं जिसमें एक होती है शेडर की नॉइज़, और एक होती है शैडो की नॉइज़, और एक होती है जो कि आपके रेंडर सेटिंग से जनरेट होती है। ठीक है, जो लो सैम्पलिंग की वजह से हमें नॉइज़ फील होती है। तो हम नॉइज़ को स्टेप बाय स्टेप रिव्यू करते हैं। सो नॉइज़ को रिव्यू करने से पहले हमें रेंडर सेटिंग्स के अंदर आर्नल रेंडर का एक टैब है, हमें इसको देखना ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से ही आपको समझ में आएगी कि नॉइज़ किस वजह से जनरेट हो रही है। ठीक है, इसके लिए हमें एक सीन फाइल सेटअप करना होगी। हम एक न्यू सीन ले लेते हैं और इसको हम सेटअप कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सो इसका एक रेंडर लिया है हमने, और रेंडर लेने के बाद ही हमारे पास सीन में कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना ये है कि हमारे जो आर्नल रेंडर के अंदर जो ये ऑप्शन हैं ये क्या काम करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है कैमरा ए यानी कि एंटी लेजिंग। ये कैमरे के एंटी लेजिंग के सैंपल्स हैं। कैमरा ए सैंपल्स क्या होते हैं कि इसका मतलब ये है कि एक पिक्सल में कितनी रेज शूट हो रही है, या एक पिक्सल में कैमरा जो हमारा रेंडर कैमरा है, जब हम इस पर रेंडर क्लिक करते हैं तो ये पर पिक्सल कितनी रेज शूट कर रहा है। ठीक है, तो जितनी कम रेज होंगी उतना ही आपका नॉइजी रिजल्ट आता है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर इसकी रेज जो है ना वो आंखें बंद करके इसकी 10 या 15 20 इस तरह से कर दें। आर्नल्ड के अंदर जो ये सैम्पलिंग होती है ये कैलकुलेशन बेस्ड होती है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसके सैंपल अप करता हूँ तो ऊपर यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ ग्रेजुअली अप करते हैं, यानी कि हम एक एक वैल्यूज़ करके या दो दो वैल्यूज़ करके अप करेंगे, और साथ साथ रेंडर भी लेते रहेंगे और देखेंगे कि हमारा रेंडर कहाँ साफ़ हो रहा है। ठीक है, कैमरा एंटी लेजिंग जो है अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो ये नीचे की तमाम वैल्यूज़ पे इफेक्ट करेगा, सिर्फ ये एंटी लेजिंग पे नहीं करेगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। ये कैमरा एंटी लेजिंग जो है ये 2 है, ये मल्टीप्लाई होता है इन इट सेल्फ अपने कैमरा ए से, तो ये 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो जो भी इसकी यहाँ पे वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये एक पिक्सल में 4 रेज इस वक्त शूट कर रहा है। 2 वैल्यू है इसकी, ये 4 दिख रहा है आपको ऊपर। कैमरा ए सैम्पल्स 4 है। ठीक है, अगर मैं इसको 3 करता हूँ 3 3 9। ठीक है, अब ये कैमरा ए सैंपल से हमारा जो डिफ्यूज़ और स्पेकुलर है, ट्रांसमिशन है, ये सब मल्टीप्लिकेशन पे चल रहा है। वो कैसे चल रहा है देखते हैं इसको। कैमरा की जो वैल्यू है 3, दैट मीन के 9 है। ठीक है, और आप देखेंगे डिफ्यूज सैंपल यहाँ 36 लिखा हुआ है, यहाँ पे डिफ्यूज सैंपल 2 लिखा हुआ है, तो ये 36 कैसे हो रहा है। ये 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसको अगेन इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको एक हल्की वैल्यू में देता हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो, मैं यहाँ पे कैमरा ए 2 करता हूँ, तो 2 से अगर आप देखेंगे 2 2 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया। अब 8 में डिफ्यूज 2 है तो उसको अगेन इसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको 5 करता हूँ, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दें 100। दैट मीन के मैं सिर्फ कैमरा एंटी लेजिंग अगर बढ़ाता हूँ तो वो मेरे पूरे डिफ्यूज़ के ऊपर, स्पेकुलर के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है, इसके भी सैंपल्स बढ़ा रहा है। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए, हम डिफ्यूज सैंपल भी सेपरेटली इंक्रीज करते हैं। अगर मैं अब इसका रेंडर लेता हूँ, ठीक है, तो अब आप देखें कि हम सबसे पहले इसको 2 पे करके एक रेंडर कीप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम
4 करते हैं चलें और एक रेंडर लेते हैं इसका, ठीक है। देखें जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू भी 4 की है तो थोड़ी सी नॉइज़ भी मेरी कम हुई है, लेकिन मेरे रेंडर टाइम में भी फ़र्क आ गया। अब रेंडर टाइम जो हम देख सकते हैं वो, ये मेरा पुराना फ्रेम था, ठीक है। ये मैंने इस इमेज, इस बटन से मैंने इसको कीप किया है, इससे आप रिमूव कर सकते हैं वो इमेज कीप हुई हुई। 1 सेकंड में रेंडर आ रहा था, जैसे ही मैंने रेंडर सेटिंग्स अप की हैं तो ये 1 सेकंड का रेंडर 6 सेकंड पे चले गया, 0.06 सेकंड पे। और उसके अंदर आप नॉइज़ भी देख सकते हैं कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये टाइम बहुत शूट कर गया, ठीक है। तो हमें पहले तो ये देखना होता है कि हमारी जो नॉइज़ है ये हमारे रेंडर सेटिंग से आ रही है या ये हमारी लाइट जनरेट कर रही है। अब लेट सपोज मेरी ये लाइट है, मैंने लाइट सेलेक्ट की, इसके एट्रीब्यूट्स में मैं चले गया तो मैं यहाँ पे देखता हूँ लाइट के अंदर, स्काई डोम लाइट एट्रीब्यूट के अंदर ही सैम्पलिंग का एक टैब है, इसके अंदर सैम्पलिंग बाय डिफ़ॉल्ट 1 हुई हुई है, ठीक है। तो अगर ये सैम्पलिंग में इसकी कर देता हूँ 8। अच्छा, माया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा आप याद रखिएगा इवन नंबर्स पे हम इसकी सैम्पलिंग करते हैं, हम ऑड नंबर पे सैम्पलिंग पे नहीं जाएंगे, उसके अंदर कैलकुलेशंस का फ़र्क आ जाता है, तो इसलिए हम इवन पे जाते हैं। यानी कि 1 से कम कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 1 1 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 के बाद 8 आ जाएगा, देन 16 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 32, देन 64, 128। तो हम 8 सैम्पल्स करते हैं इसके और हम इसको कीप करते हैं और हम इसका एक रीजन ले लेते हैं छोटा सा। तो अब आप देखेंगे मैंने रेंडर सेटिंग्स अप नहीं की, लेकिन मैंने अपनी लाइट के अंदर से थोड़े सैंपल अप किए तो मेरी ये नॉइज़ क्लीन हो गई, ठीक है। आप ये देखें, सबसे पहला रेंडर मेरा जो कि एक बिल्कुल बेसिक लाइट और बेसिक मेरे रेंडर सेटिंग्स पे था, उसके बाद मैंने थोड़ी सी रेंडर सेटिंग ऊपर की और रेंडर सेटिंग ऊपर करने के बाद मैंने नेक्स्ट रेंडर में, बजाय कि मैं मज़ीद रेंडर सेटिंग ऊपर करूँ, मैंने थोड़ी सी लाइट के अंदर भी सैम्पलिंग मैंने ऐड कर दी। तो हम ग्रेजुअली हर चीज़ को लेके चलते हैं, हम खाली रेंडर सेटिंग्स को नहीं देखेंगे, अदरवाइज़ हमारा रेंडर बहुत हैवी हो जाएगा। अब अगर इस इमेज के अंदर मैं देखूंगा तो मुझे थोड़ी थोड़ी नॉइज़ और मज़ीद नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो नॉइज़ है, अब देखिएगा कि मैंने पहले तो एंटी लेजिंग से अपनी नॉइज़ कंट्रोल की, उसके बाद मैंने लाइट से अपनी नॉइज़ कंट्रोल की। अब आप देखेंगे कि ये जिस जगह पे नॉइज़ आ रही है ना, ये जगह मेरी इनडायरेक्ट लाइट की जगह है, ठीक है। और ये जो टॉप का जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, यहाँ पे ज़्यादातर मेरी लाइट जनरेट हो रही है और ये शेडो है। तो अब ये जो शेडो वाली नॉइज़ है ये इनडायरेक्ट लाइट की भी हो सकती है और लाइट के शेडोज़ की भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो डिफ्यूज़ है, कैमरा ए के नीचे जो डिफ्यूज़ है, ये बेसिकली आपकी इनडायरेक्ट लाइट की बाउंसिंग है। हम इसको और बढ़ाते हैं, हम इसको 3 करते हैं, ठीक है। इसको हम कीप करते हैं और यहाँ से हम एक रीजन रेंडर लेंगे। अब जब हमने रीजन रेंडर लिया तो आप देख सकते हैं कि हमारी नॉइज़ में थोड़ा फ़र्क आ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको 4 करते हैं और हम एक और कीप करके रीजन रेंडर ले लेते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि अब हमारी नॉइज़ जा चुकी है, ठीक है। तो अब हम अपने ओरिजिनल सीन की तरफ चलते हैं और वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारी नॉइज़ हम किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले तो एक रफ रेंडर ले लेते हैं। ओके, सो हमारा रेंडर कंप्लीट हो चुका है और अब हम अपने रेंडर को नॉइज़ फ्री करने जा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि इसको मैक्सिमम कवर करें। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी रेंडर सेटिंग्स ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कितनी मज़ीद गुंजाइश है सैम्पलिंग ऊपर करने की। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये कि हम कोई भी सीन में जब काम कर रहे होते हैं और उस सीन के अंदर अगर हमने SSS यानी कि सब सरफेस स्कैटरिंग या ट्रांसमिशन, अगर हमारे सीन में कहीं पर भी वो ऑब्जेक्ट या वो मटेरियल मौजूद नहीं है तो हम इसको ज़ीरो करके हम अपना रेंडर टाइम सेव करेंगे। इसी तरह से हमारे सीन में अगर कहीं वॉल्यूम नहीं है तो हम इसको ज़ीरो कर देंगे, स्पेकुलर्स नहीं है तो हम इसको ज़ीरो कर देंगे। लेकिन स्पेकुलर के बगैर कोई सीन जनरेट नहीं होता। यहाँ पे मेरे सीन में स्पेकुलर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे पोस्ट बॉक्स के अंदर मेरे पास यहाँ इसके ऊपर स्पेकुलर मौजूद है, विंडोज़ के ऊपर स्पेकुलर मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो सैम्पलिंग चलती है, ये डिफ्यूज़ जो है मेरी इनडायरेक्ट की सैम्पलिंग है। स्पेकुलर आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली स्पेकुलर की ही सैम्पलिंग है ये।
इसके नीचे ट्रांसमिशन है जो कि रिफ्रैक्शन है, ये इसकी सैम्पलिंग है, और इसी तरह से ट्रिपल एस और वॉल्यूम इनडायरेक्ट की सैम्पलिंग है सारी, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि अपनी लाइट्स को देख लेते हैं। हमारी जो लाइट है इसके अंदर अगर सैम्पलिंग 1 है तो मिनिमम सैम्पलिंग 8 तो हम फिलहाल इसको कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक रीजन रेंडर लेते हैं। रीजन रेंडर लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार पूरा फ्रेम रेंडर नहीं लेना पड़ता और आपकी पूरी की पूरी फ्रेम की जो रेंडरिंग कॉस्ट है वो आपकी कवर रहती है। अब जैसे ही मैंने लाइट को देखें, मैंने कोई रेंडर सेटिंग्स अपनी ऊपर नहीं की, ना ही मैंने कोई और मटेरियल से मैंने कुछ छेड़ा। मैंने जस्ट अपनी लाइट की सैम्पलिंग 8 कर दी, तो जिसकी वजह से मेरी ये जो एक गंदी नॉइज़ बन रही है, ये नॉइज़ मेरी क्लियर होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि हमारी ये जो नॉइज़ बन रही है, अच्छा कोशिश करें कि आप अपना ऐसा रीजन लें जिसके अंदर आपके हाईलाइट और शेडोज दोनों एरिया कवर हो रहे हो, ठीक है। अब जो रीजन मैंने भी सेलेक्ट किया हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट मेरा हाईलाइट्स का है और ये वाला पार्ट मेरा मिड टोन और शेडोज का चल रहा है। तो यहाँ पे आपको डायग्नोस करने में आसानी रहेगी। मैं यहाँ पे अपने कैमरा सैम्पल्स जो हैं वो मैं 3 करता हूँ, डिफ्यूज सैम्पल भी मैं यहाँ पे 3 करता हूँ। देन एक रेंडर लेते हैं और डेफिनेटली ये हमारा टाइम थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा रेंडर का। फ्रेम रेंडर हो चुका है हमारा। इससे पहले वाली इमेज जो हमने कीप नहीं की, लेकिन हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं बआसानी कि हमारा जो फ्रेम है उसमें हमारी कितनी नॉइज़ शामिल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर मैं इसको जूम करूँ तो देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक नॉइज़ बन रही है, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये हम बहुत ज़्यादा जूम करने से भी देख रहे हैं। अगर मैं इसको अपने ओरिजिनल फ्रेम पे देखूंगा तो मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी नॉइज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी थोड़ी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो उसकी वजह से मैं करूँगा कि मैं अपना फाइनल जो कैमरा सैम्पल्स है मैं उसको एक और मैं अप करूँगा और देन मैं इसको रेंडर लेता हूँ। ओके, मेरी जो नॉइज़ है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, लेकिन अगेन मेरे शेडोज़ कहीं ना कहीं से जनरेट कर रहे हैं नॉइज़ को। तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट करूँगा कि मैं अपनी जो लाइट है उसकी जो सैम्पलिंग है, मैं यहाँ पे इसकी सैम्पलिंग को 16 करके ट्राई करता हूँ और देखता हूँ कि कितनी नॉइज़ मेरी मज़ीद कवर हो रही है। कीप कर लें इमेज को, रेंडर ले लें रीजन। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब देखें, मेरे पुराने रेंडर में और नए रेंडर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा सैम्पलिंग के अंदर। इसका मतलब ये है कि मेरे पास रेंडर सैम्पलिंग मैंने 16, यानी कि मुझे 16 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको वापस से 8 पे कर देता हूँ, क्योंकि जब मुझे 8 और 16 के अंदर कोई डिफरेंस नहीं फील हो रहा तो मैं अपने रेंडर सैम्पल्स हाई नहीं करूँगा, रेंडर टाइम हाई नहीं करूँगा। और ये इसका मतलब, अब ये जो सैंपल हैं ये मेरे लाइट के सैंपल्स नहीं है, ये मेरे इनडायरेक्ट के सैंपल्स हैं। तो मैं यहाँ पे अपने इनडायरेक्ट के सैंपल्स को 4 करूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं कीप करके एक और रेंडर लूँगा। ओके, सो हमारा रेंडर कंप्लीट हो चुका है। हम इसको थोड़ा सा इन करते हैं, जूम करते हैं और अब हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अब जो मेरे पास सैंपल आ रहे हैं, देखें बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो इसी तरीके से हम अपनी सैम्पलिंग को मज़ीद रिफ़ाइन करेंगे। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा अगर जूम इन करके देखूंगा तो मुझे डेफिनेटली फ़र्क नज़र आ जाएगा। लेकिन हम अपने रेंडर टाइम्स को और अपने हार्डवेयर को देखते हुए भी रेंडर टाइम्स को हाई करेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि पूरा हमारा जो एक प्रोसेस है नॉइज़ फ्री करने का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम एक फुल रेंडर ले लेते हैं। ओके, सो हमारा फ्रेम कंप्लीट हो गया है। मेरे पास ये इस वक्त फ्रेम आ रहा है 1.34 सेकेंड्स के अंदर। और यहाँ पे मुझे एक और मसला जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि मेरी जो फिल लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हुई हुई है मेरी की लाइट के अंदर, वो मर्ज हो रही है। तो मैं अपनी फिल लाइट को थोड़ा सा कम करूँगा, ऑलमोस्ट 0.4। की अगेन इसका एक रेंडर ले लेते हैं।
ओके, सो मुझे कुछ बेहतर लग रहा है क्योंकि मेरी की लाइट इस वक्त मेरी फिल से काफ़ी सेपरेट हो चुकी है। अगर मैं पुराना रेंडर देखूँ तो ये काफ़ी लिट है और ये मुझे बेहतर लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसमें मज़ीद लाइट की गुंजाइश मौजूद है, इसमें मज़ीद लाइट को बेहतर कर सकते हैं। इसका हम एक नाइट लुक भी निकाल सकते हैं। इसमें हमें बस कुछ बल्ब वगैरह मॉडल करके ऐड करने पड़ेंगे ताकि हम उनको ग्लो करें। और इसके अंदर एक और चीज़ है जो कि रिमेनिंग है, जो कि आर्टवर्क के अंदर यहाँ पे एक बड़ा सा शेडो जनरेट हो रहा था किसी चीज़ का इस पार्ट में, तो हम उसको भी कवर करते हैं। उसके लिए हम अगेन अपने रेंडर्स को नीचे ले आते हैं और एक रेंडर लेके चेक करते हैं कि हमारा जो 1.5 मिनट का फ्रेम है वो कितनी देर में आ रहा है इस रेंडर सेटिंग्स के ऊपर। क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है 0.02 सेकेंड में, इससे फ़ायदा ये होगा कि अब मैं अपना IPR इंजन ऑन करूँगा। फाइल सेव कर लेंगे, पहले अपना IPR ऑन करेंगे। ठीक है, और IPR ऑन करने के बाद हम यहाँ पर जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। अगर मैं 1.5 मिनट का फ्रेम ले लेता हूँ तो उसके बाद मुझे हर एक्शन परफॉर्म करने के बाद 1.5 मिनट तक वेट करना पड़ेगा ताकि वो रेंडर हो। और इस तरह से मैं जो मैंने रेंडर सेटिंग्स मैंने -2 पे मैंने डीलेजिंग अपनी रखी है, उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं फ़ौरन से अपनी रेंडर सेटिंग्स चेक कर सकता हूँ। आई मीन कि फ़ौरन से मैं उसका रेंडर लेके देख सकता हूँ। इसको आप एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद हम IPR को स्टॉप करेंगे। एक और हल्की सेटिंग पे रेंडर ले लेंगे। हम ये रेंडर इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा जो स्फेयर रखा हुआ है उसका जो शेडो है वो कितना कास्ट हो रहा है और किस एरिया में कास्ट हो रहा है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो ग्राउंड है, ठीक है, ये देखें, ये हमारा इससे पहले वाला फ्रेम था और ये हमारा करंट फ्रेम है। इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे ग्राउंड पे एक शेडो का ग्रेडियंट बन चुका है। ठीक है, ये ट्रिक्स होती हैं। हम यहाँ पे स्फेयर यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह पे हम प्लानर भी यूज़ कर सकते हैं और मज़ीद है कि अपना कोई भी कस्टम पॉलीगॉन ज्योमेट्री शेप लेके या कोई ट्री रख के या कोई ऐसी चीज़ रख के हम उसका शेडो कास्ट करवा सकते हैं जिससे हमें उसकी नेचुरल फील एक आ जाएगी कि ये दुनिया में अकेला नहीं है, लाइक इसके सराउंडिंग में भी कुछ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। हम इसको मज़ीद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हमें इसकी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि हम इसकी किस तरह से मज़ीद ट्रिक्स करके अपने रेंडर को और अच्छा बना सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं और अपनी रेंडर सेटिंग्स को रिस्टोर करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले लेसन की तरफ जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एक सीक्वेंस रेंडर निकाल सकते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी किस तरह पॉलिशिंग कर सकते हैं।